वाइज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीरीज वाइज इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने पिछली बार ये पैटर्न देखा है कि यहां पर जब मंथली एग्जाम होंगे तो पहले आपको फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर से पूछेगा, फिर उधर जाकर के सेकंड पेपर के फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर से पूछेगा। तो उस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इधर के 2 चैप्टर फिनिश हो गए हैं, अब उधर जाऊंगा तो आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन फिनिश कर दूंगा। उधर फिनिश करके आऊंगा तो फिर जब इधर आऊंगा फर्स्ट पेपर में तो आपको पढ़ा दूंगा क्या, आपको पढ़ा दूंगा विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी। 2 चैप्टर इधर के फिनिश करूंगा, जैसे फिनिश करूंगा फिर उधर जाऊंगा हेलो क्या पढ़ाऊंगा, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इधर के 2 लेसन, उधर का 1, इधर का 2, उधर का 1, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको सेकंड पेपर के बारे में भी जानकारी मिलती रहे प्यारे बच्चों। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर एक टॉपिक नहीं लिखा गया है, उल्टा परासरण या प्रतिलोम परासरण सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद जानेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान या अपसामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है प्यारे बच्चों, और उसके बाद जानेंगे वान हाफ गुणांक क्या होता है। ओके, ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दो। अगर आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया है तो जरा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पास कर दीजिए कि सर इसका आंसर हमने निकाल लिया है और इसका आंसर इतना आ रहा है। बोलो, इसका आंसर बता दीजिए। जिसको लगता है कि आज क्लास बंद रहनी चाहिए वो पहले फुर्सत में निकल लो क्लास से, कोई की जरूरत नहीं क्लास करने की, कल भी कर लोगे तुम लोग। बोलो इसका आंसर, थर्ड नंबर का आंसर क्या आ रहा है, थर्ड नंबर का आंसर क्या आ रहा है। तो क्या निकालना था, मोलर वेट ऑफ बी निकालना था। तो सर थर्ड नंबर के आंसर में जो आपने कहा था मोलर वेट ऑफ बी निकालना है, क्या आ रहा है जरा बता दो भाई, कोई तो कमेंट कर दो, कोई तो कमेंट कर दो भाई। 344 1102 ना, गलत 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 गलत, किसी का नहीं आया अभी, मैं लिख देता हूं। आंसर आ रहा है 1247 दशमलव समथिंग करके कुछ आ रहा है, 1247.92 आगे आ रहा है ग्राम पर मोल। ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों। जो आप कह रहे हो कुछ भी आप बता दे रहे हो, ये 1247.92 अगर सही से निकालोगे तो। ओके, कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मुझे लगता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मुझे लगता है आपका, क्या भाई। 1247.92 सही जवाब यही है। जिनसे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, एक बार जिनके आंसर गलत हो गए हैं, एक बार कैलकुलेशन मैच कीजिए अच्छे से, पॉइंट का देखिए कि पॉइंट कहां से कहां जा रहा है, कहां पर डिवाइड आपका मल्टीप्लाई गलत हो रहा है, एक बार अच्छे से चेक कीजिए और फाइंड कीजिए कहां पर आपसे गलती हो रही है, ठीक है। तो करेक्ट जवाब क्या है इसका, 1247.92 ग्राम पर मोल है प्यारे बच्चों। आ जाओ जरा अगले में आ जाओ। 4 नंबर का आंसर कोई बता दे, 4 नंबर का आंसर क्या आ रहा है, जरा कमेंट पास करो। क्या निकालना है, पाई निकालना है, बता दो जरा 4 नंबर का पाई कितना आ रहा है। 4 नंबर का आंसर कितना आ रहा है, 4 नंबर का आंसर। 4 नंबर का आंसर कितना आ रहा है सर, 11.2 बिल्कुल सही जवाब है। 11.2 इज द राइट आंसर। 11.2021 क्या आ रहा है, 2 ही रखो। 11.2 एटीएम, सही जवाब यही है आपका, 11.2 एटीएम बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। 11.3 नहीं 11.2, 21 आएगा समथिंग करके। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला मानव रक्त में घुले कणों की मोलर सांद्रता क्या है, सी निकालना था। यहां कितना आ रहा है सी, कमेंट पास कर दो जरा, सी कितना आ रहा है, मोलर सांद्रता कितनी निकाली थी आपने, बताओ मोलर सांद्रता कितनी निकाली थी आपने। कितना, 0 पॉइंट कितना, 0.88 ना, किसी का आ रहा है 5 का ना, 0.29 सही जवाब है इसका, 0.29 एम, एम का मतलब मोलैरिटी या मोल पर लीटर लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, या 0.29 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ये भी सही जवाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 0.34 नहीं 0.2923 सही, 0.29 इज द राइट आंसर है, करेक्ट जवाब यही है सर, 0.29 बिल्कुल सही जवाब है हमारे सवाल का, ठीक है। ओके, अच्छा फिर आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिलोम परासरण की। किसकी बात करते हैं सर, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिलोम परासरण या उल्टा परासरण या जल शोधन क्या होता है प्यारे बच्चों। होता क्या है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहां से पूछा जाता है, ना चाहो तो आपको दिखा देता हूं, ये देखो लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है यहां से, उल्टा परासरण से आप क्या समझते हैं या उल्टा परासरण से क्या समझते हैं। लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय नहीं है, मात्र 2 नंबर का पूछा जाता है। अब 2 नंबर का कैसे लिखोगे इसको जरा बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सर उल्टा परासरण या प्रतिलोम परासरण या जल शोधन क्या होता है, तो आप ये सीधे सीधे लिखोगे। देखो इसका नाम क्या है, प्रतिलोम परासरण,
क्या नाम है? प्रतिलोम परासरण। अच्छा, जैसे परासरण होता है उसी का ये उल्टा होगा, उल्टा होगा इसी का। परासरण होगा मगर उसी का उल्टा होगा। अच्छा, उल्टा कैसे होगा? देखो जरा, फिगर समझते हैं, फिगर से आ जाओ, समझते हैं। बिना फिगर के तो कुछ नहीं होने वाला है। आओ जरा, आ जाओ जरा, फिगर से समझते हैं कि सर फिगर से आप कैसे इसको समझाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। मैंने क्या किया, देखो क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखते चलना, समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा जब आप समझना चाहोगे। ठीक है, जब आप समझना चाहोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, नहीं समझना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, फिर कोई भी आपको समझा नहीं पाएगा। पहले फिगर बनाते जाओ मेरे साथ साथ, नहीं बना रहे हो तो समझते जाओ कैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, एक तरफ मैंने इसको भर दिया और एक तरफ क्या करता हूं, व्हाइट वाला भर लेता हूं। अरे भाई समझा कहां रहा हूं, अभी तो फिगर ही बना रहा हूं, बना तो लेने दो पहले। देखो ये मैंने किया, ठीक है, और क्या किया देखो जरा, और क्या करने वाला हूं, और क्या करने वाला हूं प्यारे बच्चों, देखो जरा, और ये करने वाला हूं, यहां पर मैं पिस्टन लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं सर? यहां पर आप पिस्टन लगा रहे हैं, यहां पर आप पिस्टन लगा रहे हैं, ये लगा दिया मैंने पिस्टन। क्या लगा दिया ये सर? आपने ये जो लगाया है ये लगा दिया पिस्टन। क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया। इससे आप दबाव डालेंगे, क्या करेंगे आप? दबाव डालेंगे, इस पर दबाव डालेंगे। ये है क्या, इसको जान लो। सर ये जो आपने बनाया है ये हमारा समुद्री जल है। क्या है? हमारा समुद्री जल है। मतलब क्या किया कि सर एक बीकर लिया, बहुत ध्यान समझना, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या किया, सबसे पहले क्या किया, कंटेनर ले लिया और उसके बीचों बीच क्या लगा दिया सर? उसके बीचों बीच क्या लगा दिया? अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी? अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। और अर्ध पारगम्य झिल्ली जब लगा दी तो एक तरफ मैंने क्या किया, समुद्री जल भर दिया, मतलब एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पूरा का पूरा समुद्री जल भर दिया, समुद्री जल भर दिया और उसी साइड मैंने पिस्टन लगा दिया। अब जरा एक बात बताओ कि अगर मैं इस तरफ दाब डालूंगा, किस तरफ? समुद्री जल तरफ। बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं इस तरफ दबाव डालूंगा तो क्या होगा सर? समुद्री जल से जो जल के अणु होंगे वो इस तरफ चले जाएंगे। यही तो आपने कल समझाया था कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है उससे केवल विलायक के अणु ही बाहर जा सकते हैं। और मुझे यह पता है कि समुद्री जल में NaCl भी होता है और पानी भी होता है। बोलो बात सही है? सर इसमें जो है समुद्री जल भी, मतलब समुद्री जो जल होता है उसमें NaCl भी है, नमक भी है और पानी भी है। मगर जब मैंने पिस्टन को दबाया, यहां से दाब लगाया तो क्या हुआ सर? जल जो है वो इस तरफ चला आया। जल क्या किया? इस तरफ चला आया। और जब इस तरफ चला आया तो मैंने क्या किया उस जल का, जब जल इस तरफ चला आया, जब जल इस तरफ चला आया प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या किया, उसी जल को मैंने बाहर ले लिया। क्या किया सर? उसी जल को मैंने बाहर ले लिया। क्या किया? उसी जल को मैंने बाहर ले लिया। ये देखो इधर मैंने जल निकाल लिया। बहुत ध्यान से समझना, किया क्या सर? एक बीकर ले लिया, बीकर में बीचों बीच एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी और एक तरफ समुद्री जल भर लिया। और समुद्री जल भरने के बाद मैंने क्या किया, उस पर प्रेशर लगा दिया, दाब लगा दिया। किससे दाब लगाया? पिस्टन से। पिस्टन से मैंने उसको दबा दिया। जब पिस्टन से मैंने उसको दबा दिया तो हुआ क्या सर? इधर पानी भरा था और इधर समुद्री जल भरा था। और परासरण की प्रक्रिया होती किस तरह? देखो जरा, अगर बात करो तो आप ये कहोगे सर इधर केवल पानी भरा है। देखो इधर जो भरा है वो पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अच्छा तो क्या होगा सर? परासरण की जब प्रक्रिया होगी तो पानी के अणु क्या करेंगे? इधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये समुद्री जल है ना, इसमें नमक भी है ना, तो ये कैसा हुआ? विलयन हुआ, ज्यादा सांद्रता वाला हुआ। और ये अकेला पानी है तो इसकी कोई सांद्रता नहीं है, तो मैंने कह दिया कि ये कम सांद्रता वाला है, कम सी वाला है। और ये वाला भैया, ये वाले जो भैया हैं ये ज्यादा सी वाले हैं। कैसे हैं? ज्यादा सी वाले हैं। ये तो बात समझ में आ रही है सर? इधर पानी के साथ साथ नमक भी मिला है, तो अगर इधर नमक मिला है तो इसकी सांद्रता ज्यादा है।
खारा है पानी, नमक मुझको दिखाई दे रहा है, मैं जब स्वाद ले रहा हूं तो मुझे नमक का टेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है सर, ये खारा है, मतलब इधर नमक है तो इसकी सांद्रता ज्यादा है, और इधर कुछ भी नहीं है, पानी ही पानी है तो इसकी सांद्रता कम है। तो पराचरण की प्रक्रिया कैसे होती है? आप कहोगे सर पराचरण की प्रक्रिया क्या होती है, जब विलायक के अणु क्या करें, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, मतलब पानी क्या है इधर से इधर जाए, तो वो क्या है, पराचरण है। मगर मैंने क्या किया, जो पिस्टन लगाया उसको कहां लगाया, समुद्री जल की तरफ, मतलब ज्यादा सांद्रता वाले विलयन की तरफ लगा दिया और दबाया, खूब दबाया, इतना दबाया कि पराचरण दाब से ज्यादा दबाया। अच्छा बहुत ध्यान सुनो, पानी इधर आ रहा है, देखो मैं बना रहा हूं, पानी इधर आ रहा है, ये हो रही है पराचरण की प्रक्रिया। तो मैंने इधर पिस्टन से दाब लगाया, जब मैंने पराचरण दाब लगाया तो ये जो पराचरण की प्रक्रिया हो रही थी ये रुक गई। जब मैंने पराचरण दाब लगाया तो उधर से जो पानी आ रहा था वो तो रुक गया ना, रुक गया ना। मैंने जब इधर दाब लगाया तो पराचरण जब दाब लगाया तो उधर से जो पानी आ रहा था वो तो रुक गया। बट मैंने क्या कहा, यदि अधिक सांद्रता विलयन की ओर, यदि अधिक सांद्रता विलयन की ओर पराचरण दाब से मतलब कि सर जो अधिक सांद्रता विलयन है, मतलब जो खारा पानी है, जो समुद्र का पानी है, अगर इधर पराचरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया जाए, पराचरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, अधिक दाब लगा दिया जाए तो पराचरण की क्रिया कह सकते हो, पराचरण की क्रिया की दिशा उल्टी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। क्या बात ये सही है? क्या जो मैंने लिखा है क्या बात ये सही है? ये बात बताओ जरा। मैंने कहा कि इधर से पानी इधर आ रहा था, इधर से पानी इधर आ रहा था जब पराचरण हो रहा था। जब मैंने पिस्टन को दबाया तो पराचरण की प्रक्रिया रुक गई, मतलब उधर से अब पानी इधर नहीं आ रहा है। जब मैंने पराचरण दाब लगाया तो क्या हुआ, इधर से जो पानी आ रहा था वो रुक गया। मगर जब मैंने इसको ज्यादा दबा दिया, पराचरण दाब से भी ज्यादा दबा दिया, तो क्या हुआ, उल्टा जो इसके अंदर का पानी था उधर जाने लगा। बिल्कुल सही जवाब है भैया कि अगर हम ज्यादा दबा देंगे, इसको ज्यादा दबा देंगे तो इसके अंदर का जो पानी है वो इधर जाने लगेगा ना। बोलो, समझाने के लिए समुद्री जल लिए हैं, तभी तो समझ में आएगा जल शोधन क्या है, समुद्री जल से शुद्ध जल कैसे बनाते हैं, इसलिए मैंने इसको समुद्री जल लिया है। अरे भैया अगर हम इधर ज्यादा दबाव लगा देंगे, ज्यादा दबा देंगे तो क्या होगा, ज्यादा दबाने पर जो इसके अंदर का पानी है वो इधर जाने लगेगा, क्योंकि सर पानी ही जा पाएगा, NaCl तो जा नहीं पाएगा, विलेय तो नहीं जा पाता है मगर विलायक ही जा पाएगा। क्यों? क्योंकि सर अर्ध पारेगम में झिल्ली लगी है और अर्ध पारेगम झिल्ली को केवल विलायक के अणु ही पार कर पाते हैं। तो पानी क्या करेगा, इधर से इधर जाने लगेगा। जब इधर जाने लगेगा तो हमको पानी प्राप्त हो जाएगा। कहां से पानी प्राप्त होगा? समुद्री जल से। समुद्री जल से हम शुद्ध पानी, शुद्ध जल प्राप्त कर लेंगे। दिशा उल्टी हो गई, इस बार इधर से इधर हो रहा है पराचरण। पराचरण की जो प्रक्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रही थी, जब मैंने पराचरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया और ज्यादा दाब लगा दिया, पराचरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा दिया, तो पराचरण की प्रक्रिया क्या हो गई, उल्टी हो गई। उधर से इधर हो रही थी, राइट से लेफ्ट हो रही थी, अब लेफ्ट टू राइट हो गई। इसे ही उल्टा पराचरण या प्रतिलोम पराचरण कहते हैं। इसे ही प्रतिलोम पराचरण कहते हैं, प्रतिलोम पराचरण कहते हैं, पराचरण कहते हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो। बोलो बोलो बोलो, समझ में आई कि अगर हम पराचरण दाब से ज्यादा दाब लगा देंगे तो इसके अंदर का जो पानी है वो इधर जाने लगेगा। ठीक है, तो मैंने कहा यदि अधिक सांद्रता, ये भी बोल देना, अधिक सांद्रता वाला विलयन है, जब अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर पराचरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो पराचरण की क्रिया की दिशा उल्टी हो जाती है। इसे ही प्रतिलोम पराचरण कहते हैं। बोलो, मैंने कहा कि अगर हम इस ओर का मतलब क्या है,
समुद्री जल की तरफ। ये समुद्री जल है और ये सादा जल है, सिंपल। तो इधर तो कुछ मिला नहीं तो इसकी सांद्रता कम है, इधर नमक मिला है तो इसकी सांद्रता ज्यादा है। तो मुझे पता है कि पराचरण की प्रक्रिया किधर से किधर होगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगी, राइट से लेफ्ट होगी। मगर जब मैं पराचरण दाब लगाऊंगा तो वो पराचरण की प्रक्रिया रुक गई। मगर अगर पराचरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया तो जो इसके अंदर का पानी है अब इधर जाने लगेगा। तो वही मैंने कहा, जब अधिक सांद्रता विलयन, ज्यादा सांद्रता है ना, ज्यादा सी का मतलब ज्यादा सांद्रता वाले विलयन की ओर पराचरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया जाए तो पराचरण की जो प्रक्रिया हो रही थी वो उल्टी हो जाती है। पराचरण की जो प्रक्रिया की जो दिशा थी वो उल्टी हो जाती है। अभी राइट से लेफ्ट हो रही थी, मगर जब आपने दाब ज्यादा लगा दिया तो लेफ्ट टू राइट हो गई। तो इसे ही प्रतिलोम पराचरण कहते हैं। आगे लिख लो एक पॉइंट करके। इस विधि से इस विधि से समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करते हैं, शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। क्या लिखा कि ये जो विधि है, ये जो प्रतिलोम पराचरण की जो विधि है, ये जो काम है, इसका जो क्रिया है, इसी विधि से हम खारे पानी से, समुद्री पानी से, समुद्री जल से हम शुद्ध पानी, शुद्ध जल प्राप्त कर लेते हैं। हां सर, पराचरण की नहीं, प्रतिलोम पराचरण की। जो प्रतिलोम पराचरण होता है उस प्रक्रिया द्वारा हम जो खारा पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसे पीने लायक बना सकते हैं और बनाया जाता भी है। ठीक है, ओके, बिल्कुल जरूरी है। फिगर नहीं बनाओगे नंबर नहीं मिलेंगे। इससे क्वेश्चन क्या आता है मैंने बता दिया। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब 2 नंबर का प्रश्न आता है। यहां से क्या आता है, उल्टा पराचरण से आप क्या समझते हैं, या प्रतिलोम पराचरण से आप क्या समझते हैं, या जल शोधन प्रक्रिया को समझाइए, जल शोधन प्रक्रिया को समझाइए। तीनों क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखने हैं, सेम टू सेम जैसे मैंने बताया है। आपको फिगर बनाना है, ये वाला फिगर बनाना है आपको, ठीक है, फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाइए, उसके बारे में लिख दीजिए और पूरा का पूरा डेफिनेशन लिख दीजिए। अगर समय बच रहा है, समय बचेगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिगर बनाइए और डेफिनेशन लिख दीजिए। फिगर बनाना पड़ेगा किसका, मात्रक, प्रतिलोम पराचरण का। एटीएम इनवर्स होता है, सिंपल सी बात है, वही होगा मात्रक, कोई दिक्कत नहीं। मात्रक कहां बदल जाएगा, ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया का मात्रक कोई होता है क्या? तुम लोग कुछ भी मेरे मुंह से निकलवा दे तो फिर मैं सोचता हूं क्या बोल रहा हूं। ये प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस है। प्रोसेस का कोई मात्रक होता है क्या? कोई यूनिट नहीं होती, ये तो प्रोसेस है ना। प्रतिलोम पराचरण लिखा है, दाब कहीं नहीं लगा है। दाब लगा क्या, प्रेशर लगा है क्या? नहीं, मैं बोला हूं प्रक्रिया है ये, ऐसे ही ये प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिलोम पराचरण कहते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, आगे आ जाए, आ जाओ। अगली बात करते हैं जिसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्या नाम है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? 2 प्रकार के मास होते हैं, एक नॉर्मल मोलर मास होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान होता है, सिंपल वाला। एक असामान्य मोलर द्रव्यमान होता है। अब एक लाइन में मैं आपको समझाऊंगा असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। देखो, मैंने कहा किसी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कुछ कम या अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या सभी को याद हो गया? क्या ये लिख भी लिया होगा और याद भी हो गया होगा। बहुत सिंपल सा बात है कि अगर मैंने कहा कि किसी पदार्थ का आपको मोलर मास पता है, मोलर द्रव्यमान पता है, मैंने कह दिया आपको यूरिया, मान लो, क्या कह दिया, यूरिया कह दिया। आपको अच्छे से पता है कि यूरिया का जो होता है सर 60 होता है, एकदम अच्छे से पता है कि यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 60 ही होता है। मगर इन्होंने क्या कहा, अगर किसी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान उससे सामान्य का मतलब 60 से, सामान्य से कम है या सामान्य से अधिक है, सामान्य से कम है
सामान्य से कम हो गया या सामान्य से अधिक हो गया, तो दोनों कंडीशन में इन दोनों को क्या बोला जाता है? एबनॉर्मल मोलर मास बोला जाता है, AMM बोला जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? मैंने कहा कि अगर यूरिया का जानते हो, यूरिया का कितना होता है? 60 होता है। अगर आप कहो सर चीनी का, तो सर हम चीनी का जानते हैं 342 होता है। कितना होता है? 342 होता है। तो उन्होंने कहा किसी विलेय पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान होता है, यही बोला कि किसी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान अगर सामान्य से कुछ कम हो जाए या सामान्य से कुछ बढ़ जाए, सामान्य से कुछ ज्यादा हो जाए, बहुत कम कर दिया इसको, सामान्य से कुछ कम हो जाए या सामान्य से कुछ ज्यादा हो जाए, तो दोनों को ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ज्यादा नहीं होगा? कैसे ज्यादा नहीं होगा? तुम भी क्या बात कर रहे हो? अभी करके दिखाएंगे तुमको ज्यादा। ठीक है, ओके, क्लियर? ठीक है, अच्छा जैसे ही बात कर देता हूं, जैसे 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 एसिटिक अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल के दो अणुओं का बेंजीन में संगुणन मतलब क्या है? देखो जरा समझा रहा हूं, देखो आराम समझा रहा हूं। मैंने कहा कि एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3CO CH3 होता है। तो आपने कहा सर ये है CH3CO CH3, सॉरी होता है CH3COOH, CH3COOH। इसके दो अणुओं का अगर हम बेंजीन में डाल दें तो ये संगुणित हो जाते हैं, मतलब CH3COOH का होल ट्वाइस बना लेते हैं। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर एसिटिक अम्ल के दो अणु ले लिए जाएं और उसे बेंजीन में डाल दिए जाएं तो ये संगुणित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? उसी का होल ट्वाइस बना लेते हैं। मैंने कहा एसिटिक अम्ल के दो अणु जब बेंजीन में डाले जाते हैं तो वो संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? जरा नीचे देखो, तुमको बना के दिखा रहा हूं कैसे जुड़ जाते हैं। देखो CH3 COOH होता है, CH3COOH ना, CH3 देखो अच्छा गलत बन रहा है, देखो ऐसे CH3COOH ये हो गया, ठीक। और दूसरा वाला देखो CH3COOH। अब बहुत ध्यान से दोनों को देखो, देखो CH3COOH ये भी है, CH3COOH दोनों एसिटिक अम्ल हैं, दोनों के दोनों एसिटिक अम्ल हैं। और उन्होंने कहा जब इन दोनों अणुओं को अगर हम डालते हैं बेंजीन में तो ये संगुणित हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये अलग अलग है, देखो ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं, मगर जब इसे बेंजीन के विलयन में डालते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? जरा देखो, O और H हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, O और H क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ये कौन सा बॉन्डिंग है? आप कहोगे सर ये वाला H बॉन्ड है। क्या कौन सा बॉन्ड है? आप कहोगे सर H बॉन्ड है। बताओ जरा ऐसा बनता है कि नहीं बनता? 11th में मैंने पढ़ाया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ये भी बताया था, मैंने बताया था। क्या क्या बताया था सर? आपने कहा था O और H कर लेते हैं, N और H कर लेते हैं और F और H कर लेते हैं। ये तीनों जो हैं, मतलब सर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। और वही यहां हुआ है कि H ने क्या किया? बगल वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, और यहां H ने क्या किया? बगल वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो दोनों के दोनों आपस में संगुणित हो गए, जुड़ गए। बोलो, अरे बोला तो, ये बगल वाला H है, ये बगल वाला O है, दोनों आपस में क्या कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए। ये H है, ये O है, दोनों बगल अगल बगल हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए। कैसे कर लिए? अरे भैया H और O में क्या होता है? खिंचाव होता है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए।
सिंपल सी बात है। और जान लो कि सर यहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। कैसे सर? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में 2 का साझा किया है, इसका मतलब अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो अभी भी इसके ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये देखो इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही इसके अंदर क्या हुआ? ध्रुवण आ गया, ध्रुवण क्षमता आ गई, ध्रुवीय गुण आ गया, पॉजिटिव निगेटिव का गुण आ गया। वो आंशिक पॉजिटिव और आंशिक निगेटिव हो सकता है, जहां मैंने आपको ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक पढ़ाए थे। तो यहां पर क्या है? इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा सर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की सबसे कम होती है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो हाइड्रोजन सबसे इधर रखा हुआ है, पहले सिंपल बात। वैसे उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, मगर अगर ऑक्सीजन की तुलना की जाए तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, इसकी सबसे कम। तो ये हो गया सबसे पॉजिटिव, ये हो गया सबसे निगेटिव। तो इन दोनों ने क्या किया? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। यहां पर भी दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। तो इससे क्या हुआ? दोनों संगुणित हो गए। तो एक बात पता चली कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है। कारण, जैसा कोई बच्चा पूछ रहा है कारण क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है? सर कारण 2 हो सकते हैं। कारण 2 हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहला, विलेय संगुणित हो जाएं, विलेय संगुणित हो जाएं। और दूसरा क्या हो सकता है? विलेय वियोजित हो जाएं, विलेय वियोजित हो जाए। मतलब सर विलेय क्या करे? आपस में जुड़ जाए, विलेय आपस में जुड़ जाए, या विलेय टूट जाए। वियोजित का मतलब होता है टूट जाए। एक विलेय हो वो टूट जाए, या तो विलेय टूट जाए और या तो विलेय जुड़ जाए। दो कंडीशन है, या तो विलेय आपस में जुड़ जाए या तो विलेय आपस में टूट जाए। विलेय आपस में टूट जाए, दो कंडीशन हो सकती है। अच्छा, जुड़ जाएगा तो क्या होगा? उसका मोलर मास कम हो जाएगा। अगर टूट जाएगा तो उसका मोलर मास ज्यादा हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात समझना कि अगर सर जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे तो उनका मोलर द्रव्यमान पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो ज्यादा खींचेगा तो जो पहले द्रव्यमान आ रहा था उससे कम द्रव्यमान आया था, वो खिंच गया ना। देखो अगर ये दोनों आपस में खिंच जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों का जो द्रव्यमान था वो पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि आपस में खिंच गए, सट गए, थोड़ा ज्यादा सट गए तो द्रव्यमान कम हो गया। अगर टूट गया तो द्रव्यमान ज्यादा हो गया। तो पहले के मुकाबले दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो द्रव्यमान अगर संगुणित होगा तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, अगर वियोजित होगा तो द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर क्या बात बनती है कि एक बात सर तो बन गई। क्या बन गई? कि सर असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है? विलेय के कणों के समानुपाती होता है। विलेय के कणों की संख्या, ऐसे बोल सकते हो। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। सिंपल सी बात है। कणों की संख्या ज्यादा होगी तो मोलर द्रव्यमान ज्यादा आएगा, कणों की संख्या कम होगी तो विलेय का जो मोलर द्रव्यमान आएगा पहले की अपेक्षा कम आएगा। बहुत ध्यान से समझ लो बात। कण अगर ज्यादा होंगे तो मोलर द्रव्यमान ज्यादा आएगा, कण अगर कम होंगे तो मोलर द्रव्यमान कम आएगा। लिख देता हूं, वियोजित होंगे तो ज्यादा, अगर संगुणित होंगे तो कम। यह भी लिख देता हूं कि अगर कोई एक चीज है टूट जाएगी तो ज्यादा हो जाएगा उसका मास। कोई एक चीज, दो चीजें हैं आपस में जुड़ के एक हो जाएगी, दो चीजें हैं जुड़ के एक हो गई तो द्रव्यमान कम हो गया। एक ही चीज है टूट गई तो द्रव्यमान ज्यादा हो गया। तो वही वाली उन्होंने बात कही कि अगर विलेय के कणों की संख्या ज्यादा होगी तो असामान्य मोलर द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, और अगर विलेय के कणों की संख्या कम होगी तो असामान्य मोलर द्रव्यमान भी कम होगा। क्या इतनी बात बताओ कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझ आइए। अरे भैया देखो, मान लो मैंने PCl5 ले लिया। PCl5 क्या किया? जैसे विलयन में डाला तो ये टूट गया। देखो PCl3 प्लस का Cl2, देख लो। कोई एक चीज थी वो टूट गई, तो कोई एक चीज था ना, एक ही था ना, एक था वो दो में टूट गया, तो हो गया ना संख्या ज्यादा। यहां केवल 1 मोल है, जबकि यहां 1 और 1 कितने मोल हैं? 2 मोल। तो अभिकारक के केवल 1 ही मोल थे, मगर बने कितने? उत्पाद के 2 मोल बने। तो बढ़ गई ना संख्या। संख्या बढ़ भी सकती है और संख्या घट भी सकती है। तो उन्होंने साफ साफ कहा जो असामान्य मोलर द्रव्यमान होगा वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। और एक
और एक बात क्या है सर, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, वो भी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के कणों की संख्या, कणों की संख्या। बात सही है? क्यों कहा? क्योंकि सर आपने जब अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ाया था तो आपने कहा था किसी विलयन में उपस्थित ऐसा गुण, किसी विलयन का ऐसा गुण जो केवल उसके विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो। यही तो बोला था कि अगर विलयन का कोई ऐसा गुण है जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है तो उसे ही अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं। तो आपने कहा कि अगर विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है तो वो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म ही होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अणुसंख्य गुणधर्म ही होगा। बोलो। वियोजन का मतलब टूटना, जैसे आप प्रतिस्थापन, सॉरी वियोजन का मतलब जैसे आप अपघटन कहते हो, बट वियोजन में क्या होता है? वियोजन में ऐसा मार्क लगता है, वियोजन में अभिक्रिया में ऐसा मार्क लगता है उत्क्रमण का, और अनुत्क्रमण का मार्क लगता है अपघटन में। ये वियोजन के लिए है और ये अपघटन के लिए। बस इतना फर्क है। कोई एक पदार्थ अन्य पदार्थों में टूट जाए उसे अपघटन कहते हैं, कोई एक पदार्थ अन्य पदार्थों में टूट जाए और वापस पुनः जुड़ जाए उसे वियोजन कहते हैं। बस इतना फर्क है उत्क्रमण और अनुत्क्रमण का। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अच्छा सर, एक बात आपको और बताते हैं कि जो अणुसंख्य गुणधर्म होगा, अणुसंख्य गुणधर्म होगा, अणुसंख्य गुणधर्म होगा वो हमारे मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको जरा समझाने का प्रयास करता हूं, जरा बहुत ध्यान समझना। जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म होगा वो हमारे मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसे? ध्यान समझो। अणुसंख्य गुणधर्म में मान लो हमने डेल्टा टीबी ले लिया, ये होता है कि नहीं होता? कोई मुझे बता दे, क्या ये अणुसंख्य गुणधर्म है? आप कहोगे यस सर। ये क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, सॉरी क्वथनांक का उन्नयन। अरे भैया अणुसंख्य गुणधर्म क्वथनांक का उन्नयन होता है ना, तो वो ना डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? 1000 इंटू केबी इंटू वेट ऑफ बी अपान में मोलर वेट ऑफ बी। फार्मूले से समझो, फार्मूले से, इंटू वेट ऑफ ए। अब समझो ये जो है ये क्या है? आप कहोगे सर ये अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि सर डेल्टा टीबी का मतलब होता है सर क्वथनांक का उन्नयन। क्या है? क्वथनांक का उन्नयन है। तो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो हमारे मोलर वेट ऑफ बी, देखो मोलर वेट ऑफ बी कहां लिखा है, मोलर द्रव्यमान कहां लिखा है? आप कहोगे सर नीचे। तो आपने कहा अणुसंख्य जो गुणधर्म होता है वो 1/, मोलर द्रव्यमान होता है। बात ये मेरे समझ में आ गई सर। ये जो किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान होगा वो उसके अणुसंख्य गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां से एक बात और दिमाग में चढ़ जाएगी कि जो हमारा मोलर द्रव्यमान होगा, जो हमारा मोलर द्रव्यमान होगा, जो हमारा मोलर द्रव्यमान होगा वो हमारे विलेय के कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। विलेय के कण, विलेय के कणों की संख्या। सब बातें समझना है तभी तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। देखो अगर इस देखो अणुसंख्य गुणधर्म में क्या होता है? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यस सर। अच्छा, अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है 1/, मोलर द्रव्यमान होता है। अभी आपने एक फार्मूले से समझा दिया, डेल्टा टीबी वाले समझा दिया। डेल्टा टीबी वाले फार्मूले मैंने देखा कि जो मोलर वेट ऑफ बी था वो नीचे लिखा था, तो मैंने कह दिया जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वो 1/, मोलर द्रव्यमान होता है। तो क्या करो, केवल मोलर द्रव्यमान को यहां बुला लिया। आपने कहा जो मोलर द्रव्यमान होगा वो 1/, क्या होगा? विलेय के कणों की संख्या के होगा। मतलब जो मोलर द्रव्यमान हमारा होगा वो अणुसंख्य गुणधर्म के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर अणुसंख्य गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो विलेय के कणों की संख्या के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। तो मैंने कह दिया कि जो मोलर द्रव्यमान होगा वो 1/, विलेय के कणों की संख्या होगी। मतलब विलेय के कणों की संख्या ज्यादा होगी तो आपका मोलर द्रव्यमान कम होगा, और अगर विलेय के कणों की संख्या कम होगी तो आपका मोलर द्रव्यमान ज्यादा होगा। ठीक, ओके, ठीक है। इस बात को जरा आगे लिखें। अच्छा, अब जरा देखो, मैंने कहा संगुणन में एक बात करूंगा संगुणन में और दूसरी बात करूंगा वियोजन में। बहुत ध्यान समझोगे तो समझ में आ जाएगा। वियोजन में दो बातें करूंगा आपसे, और दो बातें बहुत अच्छे से करूंगा, समझा करूंगा। ठीक है, देखो सामान्य
मोलर द्रव्यमान, इधर है असामान्य मोलर द्रव्यमान। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर? अरे भैया समझ में आएगा, देखो समझ में आएगा कैसे नहीं। सामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। देखो क्या कहा उन्होंने, अभी मैंने आपसे एक बात की थी कि वियोज जब संगुणित होते हैं तो संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। बहुत ध्यान से समझना, जब संगुणित होता है तो कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, यहां पर कणों की संख्या क्या होगी, कम होगी। अगर कणों की संख्या कम होगी तो सामान्य मोलर द्रव्यमान ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, यही वाली बात यहां समझ लो, आराम से पीछे से समझो। क्या बात समझो, कहा संगुणित में क्या होता है, कम हो जाते हैं, मतलब विलेय के कणों की संख्या कम हो जाती है। अगर विलेय के कणों की संख्या कम होगी तो हमारा मोलर द्रव्यमान ज्यादा होगा, और यही बात तो कही। अच्छा यहां देखो वियोजन में ज्यादा हो जाते हैं, तो अगर विलेय के कणों की संख्या ज्यादा होगी तो मोलर द्रव्यमान हमारा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यही बात यहां वाले पॉइंट से क्लियर कर लो, असामान्य मोलर द्रव्यमान से। अगर विलेय के कणों की संख्या कम होगी तो असामान्य मोलर द्रव्यमान कम होगा। समझो, संगुणन में क्या होता है, कणों की संख्या कम हो जाती है। अगर कणों की संख्या कम होगी तो असामान्य मोलर द्रव्यमान भी कम होगा, सही बात है। देखो, और वियोजन में कणों की संख्या ज्यादा होती है तो असामान्य मोलर द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। दोनों कंडीशन में मैंने आपको समझा दिया। बोलो, क्लियर? लगेगा नहीं लगेगा? मैंने कहा दोनों कंडीशन में, चाहे इस वाले पॉइंट से समझ लो कि सर संगुणित में कम हो जाते हैं, अगर कम हो जाएंगे तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और वही यहां हुआ, वियोजन में ज्यादा हो जाते हैं तो सामान्य मोलर द्रव्यमान कम हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई। फिर दूसरी बात, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विलेय कणों की संख्या क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहां समझ लेते हैं कि सर संगुणन में कम हो जाती है तो असामान्य मोलर द्रव्यमान कम हो जाएगा, अगर वियोजन में ज्यादा हो जाते हैं तो असामान्य मोलर द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा। बोलो, क्लियर? अच्छा, अगर यहां से क्लियर है तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं। एक मैं फार्मूला बना रहा हूं, उपर्युक्त प्रयोगों से लिख रहा हूं। को देखो, सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य को प्रेक्षित, सामान्य को क्या क्या कहते हैं, प्रेक्षित भी कहते हैं। सामान्य को देखो, सामान्य परिकलित बोल सकते हो, परिकलित या सैद्धांतिक। मैं सब बातें लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, पढ़ा रहा हूं तो अच्छे से पढ़ा रहा हूं। मोलर द्रव्यमान कुछ भी बोल सकते हो आप, चाहे सामान्य बोलो, चाहे परिकलित बोलो, चाहे सैद्धांतिक बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। और नीचे असामान्य, असामान्य को चाहे आप प्रेक्षित बोलो और चाहे आप गणनात्मक बोलो। क्या बोलो, गणनात्मक बोलो, कोई भी बोल सकते हो, कुछ भी, हर एक बुकों में अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं कहा सामान्य, परिकलित बोलो या सैद्धांतिक बोलो मोलर द्रव्यमान, और असामान्य को प्रेक्षित या गणनात्मक बोल सकते हो। मगर अभी आपको जो पता है वही बोलो, सामान्य और असामान्य। असामान्य मोलर द्रव्यमान। अच्छा एक बात बताओ जरा, जो मोलर द्रव्यमान होता है वो अणुसंघ के गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यस सर, तो मैंने कह दिया व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म बटे सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। क्या ये बात नहीं समझ में आई क्या? देखो, जो मोलर द्रव्यमान होता है वो अणुसंख्य गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अगर उल्टा होता है तो अगर सामान्य यहां ऊपर लिखा है और असामान्य नीचे लिखा है तो उल्टा होगा, तो यहां असामान्य ऊपर हो जाएगा और सामान्य नीचे हो जाएगा। अच्छा, कणों की संख्या कैसे होता है?
अब आप कहोगे कणों की संख्या, तो आप कहोगे सर उसके भी क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है, आप यहां लिखोगे वियोजन, वियोजन या संगुणन। अब बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, यहां लिखा हुआ है असामान्य, और असामान्य कब आएगा ये बात बताओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बताओ। यहां तक तो बात क्लियर है कि जो मोलर द्रव्यमान होता है वो अणु संघ के गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब सामान्य और असामान्य लिखा है तो इधर वाला असामान्य और सामान्य हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं बात करूं वियोजन या संगुणन, और नीचे भी बात कर रहा हूं वियोजन या संगुणन, वियोजन या संगुणन, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, दोनों की बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है सब। देखो कहा संगुणन में कम हो जाता है, कम हो जाता है तो असामान्य मोलर द्रव्यमान कम हो जाएगा, वही वाली बात हुई। वियोजन में संख्या बढ़ जाती है क्योंकि कण टूट जाते हैं। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। टूट जाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। भैया एक लोग हैं, टूट जाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी ना, तो अगर संख्या बढ़ जाएगी तो असामान्य मोलर द्रव्यमान हमारा ज्यादा आ जाएगा। और इन्हीं कंडीशन से मैंने ये लिखा कि सामान्य मोलर द्रव्यमान ऊपर लिखा और असामान्य मोलर द्रव्यमान नीचे लिखा। ठीक, तो सर अगर बराबर की बात करो और गुणधर्म ले लो तो आपको पता है सर कि गुणधर्म जो होते हैं वो मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आपने क्या किया, सामान्य बटे असामान्य था तो इधर वाला असामान्य बटे सामान्य कर दिया। अच्छा अब बात आई, कहां से कहां गए, अरे वही चल रहा हूं, केवल बटा किया, अनुपात कर रहा हूं, सामान्य और असामान्य का अनुपात निकाल रहा हूं, रेशियो कैसे आएगा उसका संबंध बना रहा हूं। अच्छा अब बात आई कि सर जो गुणधर्म होते हैं वो कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। देखो अभी आपने पढ़ाया कि जो गुणधर्म होते हैं, जो अणुसंख्य के गुणधर्म होते हैं वो विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। अच्छा अगर सर समानुपाती होते हैं तो एक बात मुझे ये बता दीजिए, असामान्य वाला कब आता है। अच्छा सर असामान्य है ना, असामान्य होगा तो या तो फिर वियोजन हो जाएगा या तो संगुणन हो जाएगा। हो जाएगा तब आएगा ना, बिना ऐसे तो नहीं आएगा। सर असामान्य लिखा है, असामान्य का मतलब जब वियोजन हो जाएगा या संगुणन हो जाएगा उसके बाद जो कण आएंगे उनके लिए बात कर रहे हो। कि असामान्य तभी होता है, और सामान्य तो सामान्य है ही, नॉर्मल है, वो तो सिंपल है, पहले से ही रखा है। अरे भैया अगर मुझे इतना पता है कि NH2CO NH2 का हमें पता है 60 होता है तो ये तो सर नॉर्मल है, 60 होता है, तो ये पहले से है। अगर ये नॉर्मल है ना, ये देखो ये कैसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब सामान्य है, तो ये पहले से है ना, तो आप बोलोगे वियोजन या संगुणन, और सामान्य का मतलब से पूर्व कणों की संख्या। क्या यहां पर बात आपको समझ में नहीं है, पकड़ के मैंने रखा, देखो जरा पकड़ा कैसे, मैंने कहा NH2CO NH2 का 60 होता है, ये तो नॉर्मल है ना, 60 होता है, 60 है, तो अभी हुआ क्या, पहले से है ना, ये 60 पहले से है ना, तो मैंने कहा वियोजन या संगुणन से पूर्व है। कौन, सामान्य वाला, नॉर्मल वाला, जो नॉर्मल वाला होता है वो वियोजन या संगुणन से पूर्व होता है। तो मैंने कहा वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या, और यहां बोला के बाद कणों की संख्या, कणों की संख्या। बोलो ना, इस क्यों बता रहे हैं, बताएंगे, केवल इतना लिखना है आपको ये। बट ये क्यों बता रहा हूं इसके लिए भी जान लो, 1/2 गुणांक, चाहो तो ना बताऊं, कोई जरूरत नहीं है, बताऊं 1/2 गुणांक किसे कहते हैं, फार्मूला लिखो काम खत्म करो, इसलिए बताऊं तो डीपली जान सको कैसे क्या होता है। तो यहां क्या आया निकल के, ये आ गया। ठीक, आ जाते हैं अगली हेडिंग में। ये अगर ना समझ में आया तो ना समझो, छोड़ दो, मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है समझना या ना समझना। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब व्युत्क्रमानुपाती बोलोगे तो वो बटे में लिखा जाएगा, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोलोगे तो सामने लिखा जाएगा, सामने। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती मतलब सामने लिखा जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान था, ये अणुसंघ गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, तो मैंने सामान्य और असामान्य को पलट दिया, असामान्य को ऊपर लिख दिया, सामान्य को नीचे लिख दिया, ये देखो। फिर मैंने कहा जो सामान्य होता है वो तो नॉर्मल होता है, पहले से होता है, पहले से होता है, तो मैंने कहा वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या, और ये बाद में होता है तो मैंने कहा वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है, देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये भी देख लो।
जो कह रहे हो सर कितना पढ़ा रहे हो, लिखा है लघुत्तरीय प्रश्न पहले 2 नंबर का क्या आता है, असामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। आणविक बोलो या मोलर बोलो बात वही है, ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। असामान्य बोलो चाहे मोलर, वो सॉरी आणविक बोलो या मोलर बोलो बात वही है, ठीक। अच्छा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या आता है, लंबा चौड़ा प्रश्न क्या आता है, अणुसंख्य गुणधर्मों के निर्धारण में अपसामान्य मोलर आणविक द्रव्यमान कैसे प्राप्त करोगे। आ गया ना, अणुसंख्य गुणधर्मों के निर्धारण में फार्मूला आ गया कि अणुसंख्य गुणधर्म अगर निर्धारित कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो उस समय आप अपसामान्य मोलर द्रव्यमान मतलब असामान्य मोलर द्रव्यमान को कैसे बताओगे, और इसके बाद आपको वान हाफ गुणांक भी क्या होता है यह भी आपको बताना है प्यारे बच्चों। अच्छा देखो, वान हाफ गुणांक क्या होता है, क्या होता है वान हाफ गुणांक, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक, देखो सन 1880 में 80 ईस्वी में वैज्ञानिक वान हाफ ने, देखो क्या लिखा, सन 1880 ईस्वी में वैज्ञानिक वान हाफ ने सामान्य व असामान्य मोलर द्रव्यमान के अनुपात को दर्शाने के लिए एक गुणांक आई दिया। क्या दिया, एक गुणांक आई, क्या दिया, एक गुणांक आई दिया, जिसे वान हाफ गुणांक कहते हैं, वान हाफ गुणांक कहते हैं, वान हाफ गुणांक कहते हैं, वान हाफ गुणांक कहते हैं। बहुत आसान था, देख लो एक बार, पढ़ो क्या लिखा, क्या कहा कि सर जो सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान आपने पीछे पढ़ा है, उसी के जो अनुपात आपने निकाला, ये जो आपने अनुपात निकाला ना, ये जो आपने अनुपात निकाला है, असामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान का जो आपने अनुपात निकाला है, इसी अनुपात को दिखाने के लिए कि ये कितना होता है, इसे किससे दिखाओगे, तो इसी को दिखाने के लिए वैज्ञानिक वान हाफ ने एक गुणांक आई दिया, जिसे वान हाफ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वान हाफ गुणांक कहते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई। क्या कहा कि सर सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान के अनुपात को दर्शाने के लिए, कि अनुपात होता क्या है, इसको दर्शाने के लिए वैज्ञानिक वान हाफ ने सन 1880 ईस्वी में एक गुणांक दिया, जिसे एक फैक्टर दिया, जिसे आई कहते हैं। आई क्या कहते हैं, आई कहते हैं, वान हाफ गुणांक कहते हैं। अब आई बराबर क्या लिखोगे, तो लिखोगे सर आई बराबर होगा सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। बोलो क्या ये भी बात नहीं समझ में आई, बोलो क्या ये भी बात नहीं समझ में आई आपके, कि जो मैंने पीछे पढ़ा ना सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान का अनुपात, उसी अनुपात को दिखाने के लिए उन्होंने एक आई दिया, एक फैक्टर, एक गुणांक दिया, जिसे आई बोला। इसी आई को बोलते हैं वान हाफ गुणांक। अच्छा एक बात और, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा, तय कर लो। पहले ही बोल दिया मैंने, पहले ही बोल दिया, तय कर लो। अगर आई का मान 0 हो, आई का मान 1 से ज्यादा हो, या आई का मान 1 से कम हो, ठीक है। 3 बातें, कि 3 बातें उन्होंने बोल दी कि सर आई का मान 0 है, आई का मान 1 से ज्यादा है, आई का मान 1 से कम है। तो उन्होंने बोल दिया संगुणन में वान हाफ गुणांक होता है, या बोल दिया संगुणन की प्रक्रिया में वान हाफ गुणांक होता है।
चार ऑप्शन दे दिए, आई बराबर 0, आई का मान 1 से ज्यादा, आई का मान 1 से कम, कुछ नहीं। तो आपने कहा सर जब 0 आएगा तो ना संगुणन, ना संगुणन, ना वियोजन, कुछ भी नहीं होगा। बहुत ध्यान समझना, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर आई का मान 0 आया, आई का मान 0 का मतलब, सॉरी गलती हो गई, 0 नहीं, सॉरी 1, 0 बोल रहा हूं क्या, आई का मान 1 ना, 0 का तो मुझे लगा 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मान। अच्छा अगर 1 आएगा तो आप कहोगे सर 1 का मतलब पहले जितना था अभी भी उतना है। ध्यान समझना, सामान्य का मतलब पहले था, असामान्य का मतलब अब है बाद में, सामान्य का मतलब पहले का, असामान्य का मतलब बाद का। तो आपने कहा सर ना संगुणन हुआ ना वियोजन हुआ, क्योंकि पहले भी 60 था और अभी भी 60 है, तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो कुछ भी बदलाव हुआ, ना संगुणन हुआ ना वियोजन हुआ, इसलिए दोनों बराबर बराबर आए, तो इसलिए कितना मान आया, 1 आया। तो मैंने कहा ना संगुणन ना वियोजन हुआ। अच्छा दूसरी बात कि सर जब आई का मान 1 से ज्यादा आवे, ओहो सर आई का मान 1 से ज्यादा आए, ज्यादा का मतलब क्या आएगा सर, इसका मतलब ऊपर वाला मान बड़ा होगा, नीचे वाला मान छोटा होगा। बहुत ध्यान समझना कि सर 1 से ज्यादा आ रहा है ना, देखो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब सर सामान्य वाला ज्यादा है और असामान्य वाला कम है। 1 से ज्यादा है, आई का मान 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा आए का मतलब सर सामान्य वाला ज्यादा है और असामान्य वाला कम है। और पीछे जरा चेक करो कि सर जब सामान्य वाला ज्यादा हो और असामान्य वाला कम हो तो तब संगुणन होता है। अब कोई कहेगा सर ये क्यों पढ़ा रहे थे, ये फालतू का चीज क्यों पढ़ा रहे थे, मैं टीचर हूं, पता नहीं मैं क्यों टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तुमको पता नहीं क्या लग रहा है। अरे भैया इसीलिए पढ़ा रहा था, यहां की बातों को जानने के लिए कि सर 1 से ज्यादा आएगा इसका मतलब सर सामान्य का ज्यादा होगा, असामान्य का कम होगा। अच्छा सर अगर सामान्य का ज्यादा होगा इसका मतलब सर संगुणन हो रहा है, या ऐसे समझ लो असामान्य का कम होगा मतलब संगुणन हो रहा है, कणों की संख्या कम हो गई, तभी तो कम हो गया। पहले देखो, पहले ज्यादा था बाद में कम है, सामान्य का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब पहले का, तो पहले का ज्यादा है बाद का कम है, मतलब सर कणों की संख्या कम पड़ गई, कणों की संख्या कम पड़ गई मतलब सर क्या हुआ, संगुणन हो गया। क्या हो गया, संगुणन हो गया। तो मैंने बोल दिया संगुणन, क्या बोल दिया, संगुणन बोल दिया, डिसोसिएशन हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ओके क्लियर, क्लियर हो गई बात। टाइम मत देखो आज, आओ आगे आ जाओ। हेडिंग देखो, लिखा है वियोजन की मात्रा, पढ़ा चुका हूं वियोजन की मात्रा 11th का है, फिर भी एक बार डिफिनेशन लिख देता हूं। साम्यावस्था में आती नहीं है फिर भी डिफिनेशन याद कर लेना आप लोग, मैं लिख दे रहा हूं। साम्यावस्था में विलेय का वह अंश, विलेय का वह अंश, वह अंश जो वियोजित हो जाता है, जो वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, वियोजन की मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन की मात्रा कहलाता है, वियोजन की मात्रा कहलाता है। और वही वाली बात है, वियोजन हो रहा है या संगुणन हो रहा है तो उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वियोजन हो रहा है या संगुणन हो रहा है तो उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहोगे सर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, बन जाएगा वियोजन की मात्रा बराबर, पढ़ा चुका हूं सब कुछ, ये सब फर्स्ट ईयर का है, 11th का है, साम्यावस्था चैप्टर का, नाम सुनते ही समझ गए होगे साम्यावस्था। वियोजन की मात्रा बराबर होगा वियोजन के बाद, वियोजन के बाद, वियोजन के बाद कण या अणु बटे वियोजन से पूर्व अणु, वियोजन से पूर्व अणु, वियोजन से पूर्व अणु। ठीक है,
फार्मूला सीधे लिख देता हूं। इसके लिए जो आई होता है प्यारे बच्चों, कि जब वियोजन हो रहा हो किसी का, संगुणन हो रहा हो, तो अलग अलग तरीके से निकालते हैं। जाओ जरा निकाल के दिखा देते हैं। माना अभिक्रिया, माना अभिक्रिया क्या क्या, बहुत ध्यान समझना। क्या हो रहा हो? वियोजन हो रहा हो, मतलब टूट रहे हो। क्या हो रहा हो? टूट रहे हो। तो मैंने कहा मान लो ए थे और ये टूट के एन बन गए। बहुत ध्यान समझो कि एक थे, यहां ए कितने हैं? एक। और जब टूट गए तो एन बन गए। भैया एक थे और टूट गए तो एन बन गए। तो आपने कहा प्रारंभ में कितना है? एक है। और ये कितना है? 0, क्योंकि प्रारंभ में तो कुछ बनेगा नहीं। तो प्रारंभ में ये 1 है, ये 0 है। कब? जब समय का मान कुछ ना हो, 0। बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने, इसलिए जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। मैंने कहा प्रारंभ में अगर ये 1 है तो अभी तो कुछ बनेगा नहीं। अच्छा, साम्यावस्था में, साम्यावस्था जब थोड़ा समय बीतेगा, या बोल सकते हो बाद में, ऐसा बोल सकते हो, बाद में जब थोड़ा समय बीतेगा, तो मैंने कहा इससे मान लिया अल्फा निकल जाएंगे, इससे अल्फा निकल जाएंगे। अगर अल्फा निकल जाएंगे तो अल्फा ही बनेंगे। बहुत ध्यान समझो। अरे भैया एक थे अल्फा निकल गए तो अल्फा ही बनेंगे। एक थे ना, और एक से अगर अल्फा चले गए तो इधर अल्फा ही तो आएंगे। अरे भैया एक थे और एक से 50 पैसे चले गए, एक से 50 पैसे चले गए तो कहां आएंगे? इधर। तो एक से कहां गए? 50 पैसे। तो एक से कितना गया? अल्फा, तो इधर आएगा ना। मगर सर यहां n लोग हैं तो मतलब सर n अल्फा आएंगे। क्या आएंगे? n अल्फा आएंगे। तो i का मान क्या हो जाएगा? सर i का मान क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर i का मान क्या हो जाएगा? वियोजन के बाद कुल, तो कुल कितना हो जाएगा? 1 माइनस, देखो लिखा हुआ है वियोजन के बाद कुल कण, कुल अणु, तो कितने हैं? 1 माइनस अल्फा और प्लस n अल्फा। तो वियोजन के बाद कितने हैं? 1 माइनस अल्फा और प्लस का n अल्फा। और वियोजन से पूर्व कितने थे? पहले भैया प्रारंभ में कितने थे? एक थे, 1 प्लस का 0। प्रारंभ में कितने हैं? 1 प्लस का 0। आ जाओ जरा सॉल्व कर लो। तो हो जाएगा 1 माइनस का अल्फा प्लस का n अल्फा, बटे में एक ही है, तो कुछ कॉमन कर लेते हैं। आ जाओ। तो i बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कितना रखें? कितना ही रखें? चलो अच्छा 1 प्लस अल्फा कॉमन कर लेते हैं। अल्फा कॉमन कर लेंगे तो यहां से आएगा n माइनस का 1। ना समझ में आया तो आराम आराम कर देते हैं। देखो i बराबर आएगा 1 प्लस एन अल्फा माइनस का अल्फा, 1 प्लस एन अल्फा माइनस का अल्फा। तो i बराबर आ जाएगा 1 प्लस, यहां से अल्फा कॉमन ले लिया, कुछ और लिख गए, एन अल्फा माइनस का अल्फा। अल्फा अगर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n माइनस का 1। ये फार्मूला आपसे काफी बार पूछता है, काफी बार पूछता है कि सर वियोजन के लिए क्या होता है सूत्र। तो i बराबर होता है 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में n माइनस का 1। ठीक, आराम से फिर से समझ लो। दूसरा वाला जल्दी समझाएंगे। एक थे प्रारंभ में, क्योंकि यहां एक ही है तो कुछ तो अभी बनेगा नहीं। अच्छा, बाद में क्या हुआ? इससे एक से अल्फा निकल गए, निकल का मतलब माइनस हो गए। एक से अल्फा निकल गए, इसका मतलब इधर अल्फा ही बनेंगे। मगर सर यहां n लिखे हैं तो n अल्फा बनेंगे। अगर यहां 2 लिखे होते तो 2 अल्फा बनते, 4 लिखे होते तो 4 अल्फा बनते, n लिखे हैं तो n अल्फा बनेंगे। तो मैंने कहा ये बाद में है, ये प्रारंभ में है। तो i बराबर क्या होता है? वियोजन की मात्रा मतलब i। तो i बराबर क्या होता है? वियोजन के बाद कुल कण, तो कुल कण, तो बाद में कुल कण कितने होंगे? बाद में, बाद का मतलब 1 माइनस का अल्फा और प्लस का n अल्फा, ये कुल कण हो गए। और वियोजन से पूर्व मतलब पहले 1 प्लस 0 होंगे। और वही वाली बात हम लोगों ने यहां लिख ली। ये बना, प्लस वाले को आगे बुला लिया, अल्फा कॉमन हो रहा था, अल्फा कॉमन ले लिया, आ गया 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में n माइनस का 1। ये बन गया किसका? वियोजन का। संगुणन की बात कर लेते हैं, वही वाली परिभाषा लिख दो। साम्यावस्था में, साम्यावस्था में विलय का वह अंश, विलय का वह अंश जो संगुणित हो जाता है, संगुणित हो जाता है, क्या कहलाता है? संगुणन की मात्रा कहलाता है। संगुणन की मात्रा कहलाता है। सेम परिभाषा है, बस मैंने वियोजन की जगह पर संगुणन लिख दिया है और कोई बदलाव नहीं है प्यारे बच्चों।
कर दिया। नहीं, अलग अलग होता है। हाँ ठीक है, कर दिया दिव्या जी, सभी से बात कर लिया, कर दिया, देख लिया मैंने। ठीक है, इसका फार्मूला क्या बनाओगे? फार्मूला बनाओगे संगुणन की मात्रा बराबर, संगुणन की मात्रा बराबर, सेम टू सेम बनेगा, संगुणन की मात्रा बराबर संगुणन के बाद, संगुणन के बाद कुल अणु, कुल अणु बटे संगुणन से पूर्व, संगुणन से पूर्व कुल अणु। ठीक है, और ये देखो इसे आई क्यों बोल रहा हूं, ये भी जवाब मुझसे सुन लो कि सर आप इसे आई क्यों बोल रहे हो। देखो जरा पीछे, देखो जरा यहां ये क्या लिखा हुआ है, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या और बटे में वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या, यही लिखा हुआ है ना। और ये किसके बराबर है? सामान्य और बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान के, यही तो बराबर इसके है ना। अच्छा, और ये वाला किसके बराबर है? ये देखो, ये वाला किसके बराबर है? आई के। तो सर जो सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान होता है यही आई के बराबर होता है। अच्छा, अगर यही आई के बराबर होगा तो यही इसके बराबर होगा, वियोजन के बाद कुल अणु बटे वियोजन से पूर्व कुल अणु। तो ये तो आई हुआ ना पीछे के हिसाब से, और यही यहां होगा, ये भी आई ही होगा। क्या होगा सर? ये भी आई ही होगा। क्या होगा? आई होगा। अच्छा, तो एग्जांपल के तौर पे जरा समझा दीजिए, समझा दीजिए जरा। माना अभिक्रिया, माना अभिक्रिया, जरा अभिक्रिया मान के समझा दीजिए, कैसे समझा रहे हैं। ठीक है, अभिक्रिया मान के जरा समझा दीजिए कि आप इसे कैसे समझाएंगे। ठीक है, देखो अगर मैंने कहा n लोग a के हैं तो वो संगुणित होके a का n ट्वाइस बना लेते हैं, n टाइम्स बना लेते हैं a का। अच्छा, तो अगर a का अगर एक ही लोग लेंगे तो यहां पर कितने होंगे? 1/n लोग होंगे। क्या प्यारे बच्चों ये बात सही है कि नहीं सही है? कैसे सही है जरा इस बात, एक अभिक्रिया को देखो। मैंने कहा C प्लस O2, ऐसे देखो, मैंने कहा H2 प्लस 2O2 बराबर, देखो सॉरी, H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, ये वाली कहा मैंने। ऐसे कहा कि 2H2 प्लस का O2 बराबर 2H2O। तो अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो 2 से भाग यहां, 2 से भाग यहां, 2 से भाग यहां, तो आप कहोगे इससे कह देंगे 2/2H2 प्लस का 1/2O2 बराबर 2/2H2O, ऐसा कह देंगे। और वही मैंने यहां किया, तो क्या बन जाएगा? H2 प्लस का हाफ O2 और एरो H2O, यही तो बन जाएगी, यही तो बन जाएगी, यही बन जाएगी ना कि सर 2H2 प्लस का O2 एरो 2H2O। तो अगर सर 2 से भाग कर दोगे तो कुछ इस तरह भाग करोगे, अगर इस तरह भाग करोगे तो कुछ इस तरह बन के आएगी। और वही आपने यहां किया है, वही आपने यहां किया है। ठीक है, वही यहां किया है। n लोग थे ना, तो n से भाग यहां मार दिया और n से भाग यहां मार दिया, तो कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया तैयार हो गई। अच्छा, किस प्रकार की अभिक्रिया तैयार हुई? इस प्रकार की, 1/n और a है हमारा n टाइम्स, कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया तैयार हुई। पीछे वाली बात की तरह आपने कहा सर प्रारंभ में, तो प्रारंभ में हमें कितने दिख रहे हैं जरा बताओ? प्रारंभ में यहां एक ही है और यहां कुछ नहीं होगा। बाद में, तो आपने कहा सर बाद में क्या होगा? अल्फा हमारे निकल जाएंगे, बहुत ध्यान समझना, बाद में क्या होगा? अल्फा निकल जाएंगे, तो यहां अल्फा ही बनेंगे। पिछली बार यहां n लोग थे तो यहां n अल्फा बने थे, इस बार यहां 1/n लोग हैं तो यहां 1/n लोग बनेंगे। मतलब क्या बनेंगे सर? यहां बनेंगे अल्फा/n लोग। अरे भैया पहले n थे तो मैंने n से गुणा मार दिया था, इस बार 1/n है तो 1/n से गुणा मार देंगे, तो क्या हो जाएगा? i बराबर, तो i बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर वियोजन के बाद कुल, संगुणन की बात कर रहा हूं, संगुणन के बाद कुल क्या हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 1 माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा/n, और बटे में पहले कितने हो जाएंगे? 1 प्लस का 0। पहले प्रारंभ में कितने होंगे? 1 प्लस का 0 हो जाएंगे, बाद में 1 माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा/n, और पहले 1 प्लस का 0 हो जाएंगे, तो कितना आएगा? 1 माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा/n। वैसे वाली बात कर लेते हैं, प्लस वाले को आगे बुला लेते हैं, प्लस अल्फा/n माइनस का अल्फा, कॉमन कर लेते हैं। क्या अल्फा मैंने कॉमन कर लिया तो आया सर 1/n माइनस का 1, ये हमारा फार्मूला बन गया। कोई कह रहा है सर आज ही क्लास ज्वाइन की है,
कहाँ अल्फा ही तो है, अल्फा ही तो बच्चों, सब जगह अल्फा ही है, देख लो एक बार। तो पिछली वाली बात की तरह है, बट यहां पर केवल n थे पहले, क्योंकि सर बढ़ गए थे, वियोजन हो गया था, और यहां संगुणन हो गया है तो बटे में हो गए, उसी का कम हो गए। तो 1/n थे तो मैंने 1/n से गुणा मार दिया तो अल्फा/n हो गए। फिर मैंने क्या कहा, वियोजन के बाद, या यहां संगुणन हो रहा है तो संगुणन के बाद, तो मैंने कहा 1 माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा/n। पहले 1 प्लस का 0, वैल्यू पुटअप की, सॉल्व किया, प्लस वाले को आगे बुलाया, अल्फा कॉमन लिया, ऐसे कुछ बन के आ गया। अब मुझसे बात कर लो, खत्म हो गया, बात कर लो, आओ क्या बात करोगे? इंड, थैंक यू, वो थैंक यू नहीं आया। बस इतना ही क्लास में था। 1/2 गुणांक इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा 1/2 गुणांक जो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/2 गुणांक में आपको i बराबर 1, i डज नॉट इक्वल, i कमान 1 से छोटा है, i कमान 1 से बड़ा है, मतलब i इक्वल 1, i लेस देन 1, i ग्रेटर देन 1, यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। और 1/2 गुणांक क्या है इसके बारे में एक शॉर्ट आंसर भी बन सकता है, और जो आपका लॉन्ग पीछे हमने दिखाया था वो लॉन्ग भी बन सकता है, ठीक। उसके अलावा वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा का फार्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। पर्टिकुलर कोई एक आपको पदार्थ दे देंगे, उसका भी पूछ सकते हैं, जैसे Na2CO3 बोल दिया, उसका भी पूछ सकते हैं, ठीक। हाँ, खत्म हो गया। कुछ चीजें हैं तो फार्मूला मैं लिख देता हूं, कुछ सूत्र हैं, कुछ सूत्र क्या है देखो जरा। पहला मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कि सर P0 A माइनस का PS अपॉन में P0 A ये बराबर होता है चाई बी के। किसके होता है? चाई बी के। ये आपको मैंने पहला फार्मूला बनाया था, मगर अगर 1/2 गुणांक लगाओगे तो यहां हो जाएगा I चाई बी। क्या हो जाएगा? I चाई बी। जहां जहां फार्मूला बना था वहां I से गुणा मारते चले जाओ। दूसरा फार्मूला बना था सर डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू स्मॉल m, जो छोटा वाला बता रहा हूं अभी, KB इंटू स्मॉल m। तो इसमें भी मैंने I से गुणा मार दिया, ये भी फार्मूला तैयार हो गया। तीसरा वाला है डेल्टा TF बराबर, यहां हो जाएगा I इंटू KF इंटू स्मॉल m। बड़े वाले फार्मूले में भी गुणा मार सकते हो, जो बड़ा वाला फार्मूला है ना ये वाला, I इंटू 1000 इंटू KB इंटू वेट ऑफ B अपॉन में मोलर वेट ऑफ B इंटू वेट ऑफ A, ये भी फार्मूला बन सकता है। बस I से गुणा मारना है, नीचे वाले में भी बस I से गुणा मारना है। क्या हो जाएगा इसका? I इंटू 1000 इंटू KF इंटू वेट B, वेट ऑफ B अपॉन में मोलर वेट ऑफ B इंटू वेट ऑफ A। बस कोई चेंज नहीं है, सॉरी इंटू वेट ऑफ A, कोई चेंज नहीं है, सेम फार्मूला। और चौथा क्या था? परासरण दाब वाला, तो पाई बराबर क्या था? CRT, तो वहां पर हो जाएगा ICRT। और कोई अलग अलग फार्मूले थे, वहां से आई का मल्टीप्लाई मार दो, बस फार्मूले बन जाएंगे। तो 1/2 गुणांक से यहां से ऑब्जेक्टिव कई सारे पूछे जाएंगे, मैं आपको यहीं से ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हो कि सर आई का मान ज्यादा होगा तो पाई का मान ज्यादा होगा। यहां देखो, आई का मान ज्यादा होगा तो सर उसका हिमांक का अवनमन ज्यादा होगा, आई का मान ज्यादा होगा तो क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा होगा, आई का मान ज्यादा होगा तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ज्यादा होगा। क्योंकि सर डायरेक्टली लगे, सब सामने गुणा मारे हैं। देखो इसका गुणा कहां मारा है? सामने। इसमें कहां मारा है? सामने गुणा। यहां सामने गुणा और यहां पर भी सामने गुणा। इसका मतलब क्या है कि अगर 1/2 गुणांक का मान ज्यादा होगा तो पाई का मान ज्यादा होगा, अगर 1/2 गुणांक का मान 0 होगा तो पाई का मान 0 होगा, मगर होगा नहीं 0, उसका मान 1 हो सकता है। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, मैं आपको कल आऊंगा तो ऑब्जेक्टिव यहां से कराऊंगा अच्छे तरीके से। आई का मान जितना ज्यादा होगा पाई उतना ज्यादा होगा, आई का मान जितना ज्यादा होगा हिमांक का अवनमन उतना ज्यादा होगा, आई का मान जितना ज्यादा होगा क्वथनांक का उन्नयन उतना ज्यादा होगा, आई का मान जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी उतना ही ज्यादा होगा। यहां से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं, बहुत भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कल जब आऊंगा तो यहां से भर भर के ऑब्जेक्टिव आपको कराने वाला हूं, ठीक। कौन? मैं, ठीक। तो फिर कल की क्लास में मुलाकात करेंगे भर भर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि आई का मान ज्यादा होगा, ये फॉर्मूले आपको यूज करना है कल। कुछ बातें में याद रहेंगी तो ऑब्जेक्टिव करने में बहुत आसान आएगा, बहुत मजा आएगी ऑब्जेक्टिव करने में। आज सीख लिया कि आई से गुणा मार दिया, आई का मान ज्यादा, तो जितने भी अनुषंग गुणधर्म है 4 ही हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब। आई का मान ज्यादा होगा तो इन सब का मान भी ज्यादा होगा।
तो कल मैं आपको कराऊंगा, तो वहां आपको निकालना सिखाऊंगा कि आई का मान निकालते कैसे हैं, और आई का मान निकल आया तो फिर हम तय करेंगे किसका मान ज्यादा है और किसका मान कम है प्यारे बच्चों। तो कल क्लास मुलाकात करेंगे, चैप्टर फिनिश हो चुका है, एंड हो चुका है। कल आएंगे ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर, सब्जेक्टिव की नहीं कराएंगे, सब्जेक्टिव में आपको सभी करा चुका हूं। बाकी जो सब्जेक्टिव बचेंगे मैं आपको दे दूंगा थ्योरी के रूप में, ठीक है। जैसे चैप्टर एंड होगा फिर आपका टेस्ट होना है, ठीक है, पहले चैप्टर का। कल क्लास मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।